हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडियोलॉजी इन मेडिको टेक। लास्ट की कुछ क्लासेस में अपन ने एमसीआरई के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है कि एमसीआरई में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। एमसीआरई 4 जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन है एम्स के द्वारा। इसमें जो भी सारे पोस्ट वगैरह हैं वो एम्स के जो स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल है उनमें ही है, जो स्पेशली एम्स जैसे रायपुर, एम्स जोधपुर हो गया, ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, सारे उनमें क्या है पोस्ट है। उन्हीं के लिए अपन क्या कर रहे हैं, रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेन द ग्रिड ऑफ ए ट्रायोड इज मेड पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द कैथोड इट मेनली, कि अपन अगर देखें कि ट्रायोड में जो ग्रिड यूज की जाती है, ठीक है, ट्रायोड में जो ग्रिड यूज की जाती है अगर उसको पॉजिटिव कर दे तो किसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में। कैथोड तो रहता है क्या, नेगेटिव रहता है ना कैथोड, तो ठीक है। अगर अपन इस ग्रिड को क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, तब क्या होगा। तब पहले तो इससे पहले अपन एक चीज समझते हैं कि ये ग्रिड होती क्या है। ठीक है, उससे पहले अपन समझते हैं कि ट्रायोड होता क्या है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं ट्रायोड पहले, कि ट्रायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको अपन एक लिमिटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग डिवाइस जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या फिर वोल्टेज फ्लो है उसको वो क्या करता है, मैनेज करता है कि वो ज्यादा होना चाहिए, बंद होना चाहिए या फिर मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रायोड। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रायोड वाल्व बोलते हैं। एक वाल्व की तरह काम करता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली तीन चीज होती है कि पहला तो होता है इसमें क्या, कैथोड होता है। ठीक है, ये अपन ने कैथोड ले लिया। ठीक है, फिर इसके बीच में ये ग्रिड होती है इसमें। ठीक है, एक तीसरा कंपोनेंट होता है ग्रिड, और लास्ट में क्या होता है यहाँ पे, एनोड। ठीक है, ये हो गया कैथोड, ये एनोड, ठीक है, और ये क्या हो गई, ग्रिड। अभी जो ग्रिड है ये तीन तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, कि कैथोड का काम क्या रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एनोड का काम क्या रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, एक बम्बार्डमेंट साइट मिलती है। ठीक है, अब ये जो ग्रिड होती है ये बेसिकली या तो हो सकती है उदासीन, मतलब नल हो सकती है। ठीक है, या हो सकती है ये नेगेटिव, या हो सकती है ये पॉजिटिव। ठीक है, कि जब ये न्यूट्रल रहती है, जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, तब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बने, कि अब ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है इसको अपन क्या बनाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, चलो यहाँ पे नेगेटिव बना देते हैं। कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ग्रिड के ऊपर भी अपन ने क्या चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, और यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे और ग्रिड का फोर्स ग्रिड पे रहेगा। ठीक है, नेगेटिव होने के कारण, ग्रिड का नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, जिससे कोई वोल्टेज फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जब इसको अपन क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव करने से क्या होता है, देखो कि जब इसको पॉजिटिव कर देंगे तो एनोड के ऊपर क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, एनोड के ऊपर चार्ज। ठीक है, इसको अपन ने पॉजिटिव बना दिया, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। ऑपोजिट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, वो कहां पे जा रहे थे, एनोड पे, वहां पे क्या हो रहा था, उनका बम्बार्डमेंट हो रहा था। ठीक है, बीच में अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज की अपन ने क्या लगा दी, एक प्लेट लगा दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये उनका जो फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स, वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो यहाँ पे ये इंट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ऑफ फ्लो, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि फ्लो, जो वोल्टेज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो बढ़ता है। ठीक, तो अब ये जो ग्रिड जब उदासीन रहेगी, जब ये न्यूट्रल रहेगी, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब ये नेगेटिव रहेगी तब इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, सडनली फास्ट होता है, उनका एक्सेलरेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने वापस से क्वेश्चन के ऊपर कि ट्रायोड को अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है। ठीक है, जब ट्रायोड को पॉजिटिव कर देते हैं, ट्रायोड की ग्रिड को, तब क्या होता है कि पहला है पुशेस इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कैथोड, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कब होता है, कैथोड से दूर कब जाते हैं वो, कि वो तो निकलेंगे तो कैथोड से दूर ही जाएंगे। ठीक है,
तो ये ग्रिड का कोई मेनली वो नहीं है। हैज वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये भी नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि जो एनोड है इसकी तरफ, ये सॉरी ग्रिड जो है ये जब पॉजिटिव हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगी, बात सही है। दूसरा अलाउिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द एनोड, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे पहुंचाएगी, एनोड पे पहुंचाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग एनोड करंट, और ये एनोड करंट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचती है। ग्रिड खींचेगी, क्यों खींचेगी, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर वहां पे खींचेगी तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, उनका एम्प्लीफिकेशन होगा, उनका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एनोड के ऊपर करंट या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं कि ब्लॉक ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द एनोड, ठीक है। ये कब होता है, ये जब होगा जब ग्रिड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट इरेजर ऑफ एन आईपी कैन लीड टू विच आर्टिफैक्ट, कि जो इनकम्प्लीट इरेजर ऑफ आईपी होता है, पहली बात तो आईपी की लास्ट क्लास अपन मैंने बता रखा है कि आईपी क्या होता है, ठीक है, वो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फोटो स्टिमुलेबल प्लेट होती है, जैसे अपन सीआर में अपन इसको यूज करते हैं। सीआर कौन सी, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, ठीक है, और इसका इमेजिंग प्लेट फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कि जब आईपी पूरी तरह से इरेज नहीं होती, ठीक है, तब कौन सा आर्टिफैक्ट लीड होता है इमेज में, कि ऐसे मानो कि अपन ने कोई एक्सरे किया, उसको अपन ने सीआर में रीड कर लिया, इमेज अपन को दिख गई, लेकिन जो कैसेट है वो अभी तक क्या वो नहीं हुई, अच्छी तरह से इरेज नहीं हुई, ठीक है। फिर अपन ने क्या कर लिया, इरेज नहीं हुई वो अच्छी तरह से, उसको फिर से एक्सपोजर ले लिया, फिर से अपन ने उसको रीड किया, तब कौन सा आर्टिफैक्ट जनरली आता है, ठीक है। तो पहला है मोरे पैटर्न। मोरे पैटर्न यहाँ पे नहीं होता, ये कब होता है, ये ग्रिड फ्रीक्वेंसी और रीडर की फ्रीक्वेंसी जब मिसमैच हो जाती है तब होता है, ठीक है। ये राइट आंसर अपना नहीं होता। कब होता है ये, जब ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और रीडर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, ठीक है, तब ये क्या होता है, आर्टिफैक्ट जनरेट होता है। और ये मिसमैच कैसे होती है, कि ग्रिड की जो स्ट्रिप्स होती है वो उचित मात्रा में या फिर जितनी मात्रा में रेडिएशन जानी चाहिए एक परफेक्ट इमेज बनाने के लिए, जब तक वो ना जाए, ठीक है। और जो एक्सपोजर आईपी पे लगा हुआ है, अगर वो रीडर की जो लेजर होती है उसमें अच्छी तरह से एक्सपोजर या फिर उनका सिमिलर मात्रा में नहीं होता है, तब क्या होता है, मोरे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइक स्पाइक्स जैसी कुछ फॉर्मेशन या फिर जैसे ब्लर ब्लर या फिर डॉटेड स्ट्रक्चर्स वहां पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एज एनहांसमेंट, कि एज एनहांसमेंट है वो भी यहाँ पे नहीं होता, ये क्या होता है, प्रोसेसिंग डिफेक्ट होता है। ये प्रोसेसिंग डिफेक्ट जैसे कि अपन इमेज को जैसे प्रोसेस करते हैं वेट प्रोसेसिंग में, तब ये होगा, तो ये भी राइट आंसर अपना नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल जो है वो बेसिकली इनकम्प्लीट एक्सपोजर पे होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट एक्सपोजर। अभी इनसफिशिएंट जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर जो है ये पूरा नहीं दिया, कि मान लो कि अपन कर रहे हैं किसी हाथ का एक्सरे कर रहे हैं, हाथ के एक्सरे में जनरली अपन सीआर पे बेसिकली अपन 12 एमएएस पे लेते हैं मोस्ट कॉमनली मशीन्स में, ठीक है, और 50 से 55 क्या करते हैं, केवीपी करते हैं। अगर इतना एक्सपोजर नहीं देते, ठीक है, या सो बहुत कम दे रहे हैं, इससे इनसफिशिएंट, कि मान लो अपन 2 एमएएस ही वहां पे दे रहे हैं या फिर 6 एमएएस कर दिया इस मशीन के अकॉर्डिंग, कि चाहिए इतने और अपन दे इतने रहे हैं, तब क्या होता है, इमेज क्या होती है, बिल्कुल ब्लरी हो जाती है, व्हाइटिश इमेज बनने लगती है, जिससे जो अपने को इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम मॉडल बोलते हैं, ठीक है, कि इनसफिशिएंट एक्सपोजर के द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन होता है अपना गोस्ट इमेज, कि जब किसी आईपी को अच्छी तरह से इरेज नहीं किया जाता और उसको दोबारा से एक्सपोज करके रीड किया जाता है, तब क्या होता है, गोस्ट इमेज बनती है, गोस्ट आर्टिफैक्ट जनरेट होता है। ये गोस्ट आर्टिफैक्ट होता क्या है, कि मान लो कि मेरा एक्सरे किया, ठीक है, मेरे हाथ का एक्सरे किया अपन ने, उसको रीड कर लिया, अब ये रीड हो गई, ठीक है, लेकिन इरेज सही ढंग से नहीं हुई। नेक्स्ट एक्सपोजर लिया, उस नेक्स्ट एक्सपोजर को जब अपन रीड करेंगे तब इस हाथ की जो शेप रहेगी, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ऐसा होता है, ठीक है, इसकी शेप जो है उस इमेज में ओवरलैप करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, गोस्ट इमेज बोलते हैं, ठीक है, कि एक इनकम्प्लीट इमेज का एक इमेज को क्या करना, ओवरलैप करना या फिर उसमें शो होना, ठीक है। ये कब होता है, जब आईपी अच्छी तरह से इरेज नहीं होती। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायोड ब्लॉक्स करंट प्राइमरली ड्यू टू, ठीक है, कि एक डायोड जो होता है कब क्या करता है, करंट को रोकता है, ठीक है, कि या फिर
किस तरह क्यों रोकता है उसको, ठीक है, मतलब जो डायोड होता है उसमें करंट रुकता ही क्यों है। तो डायोड पहली बात तो कि करंट फ्लो को एक सीमित मात्रा में या फिर एक फिक्स डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, ठीक है, कि ये उनका जो बैक फ्लो होगा उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कि मैं अगर अलाउ कर रहा हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वो दोबारा से लेफ्ट में नहीं जाएगा। ये क्या होते हैं, डायोड होते हैं। तो पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि हाई एनोड वोल्टेज की ये नहीं होता अपना राइट आंसर। अपना राइट आंसर क्या होता है, डिप्लेशन रीजन होता है। हाई टेम्परेचर भी नहीं होगा और कैथोड रेसिस्टेंस भी नहीं होगा अपना राइट आंसर। कि इलेक्ट्रॉन्स को अपन डायोड जो है वो कब ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये ब्लॉक कब होता है अपन बताते हैं कि जब अपन पीएन पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, तो पीएन जंक्शन जो मेनली होता है वो ये कहता है कि एक पी टाइप, ठीक है, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। पास पास में उनको रख देंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास पास में रख दिया। अब ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जबकि एन टाइप जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसको एक चाहिए और एक दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये अपने जो गैप होते हैं उनको फिक्स कर लेते हैं। ये इसको दे के फ्री हो जाएगा और ये लेके फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस बीच में जो ये रीजन बनता है, ये जो गैप बनता है दोनों बीच का, इसको ही क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिप्लेशन रीजन अफेक्ट कैसे करता है, तो सुनो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दिया मैंने, ये लो जुड़ गया। जबकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको अपन बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, सुनो कि बेसिकली होता यह है कि जो पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो पार्टिकल्स है या फिर आयन्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव को देख के क्या होंगे, इधर खिसकेंगे, ठीक है। मतलब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है, कि ये इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जबकि जब अगर इसको मैं पॉजिटिव कर दूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अपन इसी पे आते हैं कि जब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो इधर भी अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड आ रहा है, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन के कारण इनके आयंस इधर आएंगे, जिससे ये डिप्लेशन रीजन क्या होता है, बढ़ता है। जब ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता है तो आयंस का आदान प्रदान नहीं होता, और आयंस का आदान प्रदान कहाँ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो कि जब डायोड ब्लॉक होता है तब उसमें ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि पी टाइप को अपन ने बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दिया, एन टाइप को किससे जोड़ दिया अपन ने, पॉजिटिव एंड से, जिससे होता क्या है कि बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो पी टाइप के साथ में अट्रैक्शन बनाता है, और एन टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से अट्रैक्शन बनाता है। तो ये जो बीच का गैप होता है ये बढ़ता है। अगर बढ़ जाएगा गैप तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होंगे, जिस कारण से क्या होता है, ये डायोड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अब अलाउ कब करेगा, अलाउ का तब करता है जब इसको अपन पॉजिटिव बना दे, ठीक है, और इसको क्या बना दे अपन, नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको अपन क्या बना दे हैं, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इसका जो डिप्लेशन रीजन होता है ये क्या होता है, सिकुड़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के ये जो फोर्स लगता है इसमें रिपल्शन, इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, जिससे डायोड क्या करता है, काम करता है, वहां पे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। डिप्लेशन रीजन क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को अपन किससे, नेगेटिव एंड से एंड कर जोड़ कर दें, और एन टाइप को किससे जोड़ दें, पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं, तब डिप्लेशन रीजन बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द क्रॉस ओवर इफेक्ट अकर्स इन, कि क्रॉस ओवर इफेक्ट होता क्या है और ये किस में होता है, ठीक है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, की जो डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म होती है वहां पे, और डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म अपन कहाँ यूज करते हैं, कि जो फिल्म होती है उसको पेशेंट के पीछे लगा दो कैसेट में, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ में, सॉरी, ठीक है, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जब यूज करते हैं कैसेट में, उसमें सिंगल इमल्शन वाली फिल्म यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म में बोलते हैं। या फिर इसमें
जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उसकी एक पतली लेयर इस फिल्म के ऊपर लगी रहती है, जिसे उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म बोलते हैं। इसमें क्रॉसओवर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरोस्कोपी आईआईटीवी। फ्लोरोस्कोपी आईआईटीवी में भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी आईआईटीवी में अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें अपन दो जगह पे अपन वैसे यूज करते हैं कि वहां पे लाइट जनरेट होती है, तो एक यूनिवर्सली हो जाएगी और एक वापस रूम में जाएगी। डिजिटल डिटेक्टर्स, डिजिटल डिटेक्टर्स में अपन सिंटिलेशन लेयर यूज करते हैं, लेकिन वो सिंटिलेशन लेयर जो होती है एक्सरे को लाइट में तो कन्वर्ट करती है, लेकिन वहीं पे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में हो जाते हैं। तो अपना जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, या फिर स्क्रीन फिल्म में ये क्या होता है, देखा जाता है, ठीक है, कि क्रॉस ओवर इफेक्ट। अभी क्रॉस ओवर इफेक्ट कहता क्या है, सुनो, कि जब अपन एक कैसेट को खोल के देखते हैं, ठीक है, जब अपन एक कैसेट को खोल के देखते हैं तो उसमें सबसे पहले होती है फ्रंट साइड, ठीक है, फिर आती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन समझ गए, फिर आती है फिल्म, फिर आती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और फिर आती है क्या उसकी बैक साइड, यहाँ पे एक फॉर्म की लेयर आ जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, बैक साइड होगी। अब देखो कि किसी भी कैसेट की जो फ्रंट साइड होती है वो लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है, यहाँ से क्या होती है, रेडिएशन एंटर करती है, एक्सरे एंटर करती है। अब देखो कि यहाँ से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आई, ठीक है, एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे ऊपर आई। अभी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है, और ये जो फिल्म होती है ये फिल्म भी लाइट सेंसिटिव होती है, रेडिएशन सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो जो फिल्म होती है इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा एक फिक्स पैटर्न की लाइट निकलती है, एक फिक्स स्पेक्ट्रम की लाइट निकलती है, उसको ये क्या करती है, सेंस करती है, और यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। अब यहाँ से रेडिएशन और भी तो आगे जाएगी, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे तो जाएगी बच्ची कुछ, ठीक है। अब ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है ये इस लाइट को फिल्म के ऊपर भेजती है, ठीक है, फिल्म के बैकवर्ड्स की साइड में भेज देती है। अब ये लाइट होती है ये इस तरफ भी चली जाती है थोड़ी बहुत, इसी के द्वारा इमेज के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस ओवर इफेक्ट बोलते हैं, जिससे इमेज में थोड़े सा व्हाइटिश स्पॉट्स आने लगते हैं, या फिर इमेज की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी गिर जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस ओवर इफेक्ट बोलते हैं। और इस क्रॉस ओवर इफेक्ट क्या होता है, ये डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि कहाँ देखा जाता था, स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में। और ये स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी कब यूज होती थी, मतलब कि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जहाँ पे अपन वेट प्रोसेसिंग यूज करते थे, वेट प्रोसेसिंग यूज करते थे। अब ये वेट प्रोसेसिंग क्या होता है, वेट प्रोसेसिंग होता है कि डार्क रूम रेडियोग्राफी जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, तो ये स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग with developing the first intensifying screen that significantly reduce the X-ray exposure times, कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का इन्वेंशन किया था, जो कि क्या कर रही थी, सिग्निफिकेंटली एक्सपोजर टाइम को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। अब ये एक्सपोजर टाइम कैसे कम हो रहा है, एक्सरे एक्सपोजर टाइम, कि जैसे ये लाइट में कन्वर्ट करने का काम कर रही है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, जिससे इमेज जनरली फास्ट बनती है, क्योंकि जो फिल्म होती है वो एक्सरे से ज्यादा की लाइट से क्या होती है, सर्जिबल होती है, ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करती है, मोनोक्रोमेटिक, ऑर्थोक्रोमेटिक और पैनक्रोमेटिक, ठीक है। ये अपन फिल्मों के जनरली टाइप लेते हैं जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि एक लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये किसने बनाई थी, सबसे पहले थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने नहीं बनाई, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, फ्लोरोस्कोपी बनाई थी, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी बनाई थी। कब बनाई थी, 1896 में, ठीक है, कि एक्सरे जब इन्वेंट हुई थी उसके अगले साल फ्लोरोस्कोपी आ गई थी। फ्लोरोस्कोपी क्या काम करती है, रियल टाइम विजुअलाइजेशन देती है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट है कि विल्हम रोन्टजन, विलियम रोन्टजन भी यहाँ पे गलत आंसर है, क्योंकि विलियम साहब जो थे उन्होंने क्या किया था, एक्सरे इन्वेंशन किया था, फादर ऑफ रेडियोग्राफी या फिर फादर ऑफ रेडियोलॉजी। नेक्स्ट है माइकल प्यूपिन, ये माइकल प्यूपिन अपना राइट आंसर हो जाता है। माइकल प्यूपिन ने ही क्या की थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन्वेंट की थी, और कब की थी ये भी सुन लो, कब की थी, 1896, एक्सरे के अगले साल ही, जिस साल फ्लोरोस्कोपी बनी थी। अभी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन्होंने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। फिर आते हैं हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल जो है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी दी थी, रेडियो
एक्टिविटी। अभी रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी होती है कि किसी एक सोर्स के द्वारा, किसी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा लगातार रेडिएशन का क्या करना, निकलना, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। या फिर किसी रेडियो एक्टिव सोर्स की कैपेसिटी कि वो कितनी रेडिएशन लगातार निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जो किन्होंने दी थी? बैकरल साहब ने दी थी, बैकरल अंकल ने दी थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? माइकल प्यूपिन हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ ए लेजर इमेजिंग कैमरा इज मेजर्स इन, ठीक है, मेजर्ड इन, कि जो रेजोल्यूशन होता है इमेजिंग कैमरा का वो किस में मेजर होता है, ठीक है। अभी जो इमेजिंग कैमरा जो है, लेजर इमेजिंग कैमरा, ये जनरली अपन किन को बोलते हैं? प्रिंटर्स को बोलते हैं, ठीक है, प्रिंटर्स को बोलते हैं, जिनमें अपन कौन से प्रिंटर लेते हैं? एक लेते हैं थर्मल इमेजिंग कैमरा और दूसरा कौन लेते हैं? ड्राई इमेजिंग कैमरा, ठीक है, ड्राई इमेजिंग कैमरा। अभी थर्मल और थर्मल का एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेजर इमेजिंग कैमरा, ठीक है, सॉरी थर्मल बोलते हैं इनको, लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लेजर इमेजिंग कैमरा और एक तो है ड्राई इमेजिंग कैमरा। लेजर में क्या होता है कि पहले लेजर फिल्म के ऊपर लेटेंट इमेज बनाती है, फिर वो एक हीटेड चैम्बर से निकलती है, वहां पे किसमें क्या होती है? विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी जो जो पैटर्न होता है, जो रेजोल्यूशन बनता है एक इमेज के ऊपर प्रिंटर के द्वारा, उसको किस में मेजर किया जाता है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। पहला होता है LPMM, लाइन पेयर पर मिलीमीटर ऑफ एक्सरे ट्यूब। अब ये बेसिकली जो LP पर MM जो होता है, ये अपन DR में यूज करते हैं। किसमें करते हैं यूज? DR में, डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी में अपन पढ़ते हैं क्या? FPD, फ्लैट पैनल डिटेक्टर, या फिर सेलेनियम बेस्ड FFPD। ये सेलेनियम बेस्ड FPD जो होता है उसमें छोटे छोटे डायोड्स ट्रायोड्स वगैरह लगे रहते हैं, फोटो डायोड्स वगैरह, ठीक है। उनका जो रेजोल्यूशन होता है उसको अपन किस में मेजर करते हैं? LP पर MM, लाइन पेयर पर मिलीमीटर में देखते हैं उसको, ठीक है, कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वो प्लेट्स कितनी होती है। नेक्स्ट है DPI, डॉट्स पर इंचेज या फिर पिक्सल पिच। ये अपना क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है कि कोई भी जो प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ड्राई प्रिंटर, जो भी है, वो सारे जब इमेज प्रिंट करते हैं तो उनका रेजोल्यूशन जो होता है डॉट्स पर इंचेज में आता है, ठीक है। डॉट्स पर इंचेज मतलब कि जो प्रिंटर होते हैं वो इमेज को कुछ डॉट्स पैटर्न में बनाते, छोटे छोटे डॉट्स पैटर्न में वो बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पिक्सल पिच बोलते हैं, कि एक पिक्सल में कितने डॉट्स कन्वर्ट होंगे किसमें? इमेज में। या फिर एक पिक्सल और वोक्सल जो होता है कि किसी भी डेंसिटी को या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की डेंसिटी को होल्ड करने में कितने वहां पे डॉट्स पर इंचेज यूज होंगे, ठीक है। सिटी स्लाइस थिकनेस यहाँ पे नहीं होती है और MRI ग्रेडियंट स्ट्रेंथ भी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द बकी फैक्टर, ग्रिड फैक्टर, ठीक है, इंडिकेट्स, कि जो बकी फैक्टर और ग्रिड फैक्टर जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, वो अपन इसमें देखते हैं। कि बकी किसको बोलते हैं? बकी बोलते हैं कि जो ट्रे होती है जहां पे अपन क्या लगाते हैं? कैसेट लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपन ग्रिड यूज कर सकें, ठीक है। पेशेंट टेबल के ऊपर रहेगा और ग्रिड की जो प्लेसमेंट होती है वो पेशेंट और IR के बीच में होती है, ठीक है। कि अब इसको बक्की क्यों बोलते हैं? बक्की इसलिए बोलते हैं कि जो मशीन होती है, मशीन का जो कंसोल होता है, उसमें ग्रिड ऑन करने के लिए अपन बकी बकी वाले बटन को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। जब इसको बंद करेंगे तब इसको क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बकी ऑन करना, या फिर बकी फैक्टर या फिर ग्रिड फैक्टर बोलते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं कि द नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर इंचेज, कि एक इंचेज में कितनी लेड स्ट्रिप्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये अपना राइट आंसर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ मच स्कैटर्ड इज एलिमिनेटेड, कि कितनी स्कैटर रेडिएशन एलिमिनेट हुई है पेशेंट को क्रॉस करने के बाद में। जो कुछ समहाउ जो रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है? स्प्रेड ऑफ होता है, उसको कितना ये रोका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है कि हाउ मच एक्सपोजर मस्ट बी इंक्रीज्ड व्हेन यूजिंग ए ग्रिड। ये अपना क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो ग्रिड इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि मान लो कि मैं एक एक्सरे कर रहा हूं, ठीक है, कि एक एक्सरे कि मैं खड़ा हो गया,
कि अपना चेस्ट एक्सरे करो। चेस्ट एक्सरे में अपन ने एक्सपोजर फैक्टर लिए कि 20 तो अपन क्या लेंगे, MAS ले लिए, ठीक है, बेसिकली CR पे अपन ये नॉर्मली ले सकते हैं, और 60 अपन क्या ले रहे हैं, KV पे ले रहे हैं, ठीक है। इतना क्या आ गया, ये नॉर्मल पे अपन बिना ग्रिड के एक्सपोजर ले लिए, इमेज अच्छी आ गई या फिर थोड़ी डल आ गई, ठीक है। अब यहीं पे मैं फिर से खड़ा हो जाता हूँ और अब क्या कर देता हूँ, बकी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रिड ऑन कर देता हूँ। अब अगर मैं इतने ही एक्सपोजर में अगर अपन एक्सरे लेंगे तो जो ग्रिड की जो लेड स्ट्रिप्स होती है वो समाउ रेडिएशन पे क्या करती है, रोकती है, और वो वहाँ पे इमेज की क्वालिटी क्या हो जाती है, डल हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब अपन ग्रिड यूज करते हैं तो एक्सपोजर फैक्टर्स को अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 20 का अपन 24 कर देंगे, 60 का अपन 65 कर देंगे, ठीक है। तो ये यही कहता है बकी फैक्टर, ग्रिड फैक्टर, कि जब आप ग्रिड यूज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रेडियोग्राफी के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो वहां पे आपने नॉर्मल से कितने एक्सपोजर फैक्टर बढ़ाए हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, बकी फैक्टर, ग्रिड फैक्टर बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर फैक्टर्स, या फिर रेडिएशन की जो अमाउंट या फिर उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अपन ने नॉर्मल से कितनी बढ़ाई है जब अपन ग्रिड यूज कर रहे हैं। और ये बढ़ाते क्यों है, क्योंकि जो लेड की स्ट्रिप्स होती है, ग्रिड जो होती है समाउ रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, रेडिएशन का जो लिमिट होता है, फिर रेडिएशन का जो एक्सपोजर कंप्लीट होता है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिटेड, ये राइट आंसर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये होता है क्या, बकी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड थ्रू इलोरा, कि इलोरा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फैसिलिटीज जो होती है वो रजिस्टर होती है और लाइसेंस्ड होती है, कि जो इलोरा होता है उसके द्वारा किन किन को तो लाइसेंस मिलेगा और किन किन का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फैसिलिटीज है, ठीक है। अब की जो इलोरा जो होता है ये होता है ई लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन, ठीक है, ई लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशंस, कि मान जो काम अपन पहले देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि ऐसे होता था कि अपन फॉर्म लेंगे फिर उसको भर के आएंगे, तो पूरा काम जो होता था वो पेपर वर्क में होता था, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने इलोरा लॉन्च किया, ठीक है, ये लाइसेंसिंग लॉन्च की, कि साइट खोलो, वहां से कोई भी अपन पर्सनल को रजिस्टर कर रहे हैं या फिर मशीन का अपने को रजिस्ट्रेशन करना है या फिर उसका लाइसेंस लेना है, तो अपन ऑनलाइन अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी फैसिलिटीज को अपन रजिस्टर और लाइसेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ही देता है, ये राइट आंसर नहीं है अपना, ठीक है। ओनली डेंटल क्लिनिक्स, कि डेंटल क्लिनिक्स में भी नहीं देंगे, ठीक है। एनी रेडिएशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एक्सरे, सिटी, MRI, ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, की अपन ये केस में कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं कि रेडिएशन का यूज जब करते हैं तब उसका लाइसेंस लेना जरूरी होता है। वो कौन देता है, इलोरा। इलोरा एक साइट है लेकिन लाइसेंस कौन देता है, AERB, ठीक है, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि इंडिया का अपना ICRP होता है, ठीक है। कि ये कह रहा है कि कोई भी रेडिएशन फैसिलिटी जिसमें एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI और कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन की जो भी मशीन है उन सब का अपन क्या लेते हैं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं हूं, अपन एक रेडिएशन प्रोफेशनल बनते हैं तो अपन इलोरा से खुद का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज ए रेडिएशन प्रोफेशनल, ठीक है। और जो अपनी जो काउंसिल वगैरह जो होती है जो कि अपने को रजिस्ट्रेशन देती है किसके लिए, कि रेडिएशन प्रोफेशनल में आप एलिजिबल हो, वो भी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है इलोरा में या फिर AERB में रजिस्टर्ड होती है। ओनली सिटी एंड एक्सरे सेंटर्स, कि अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि यहाँ पे सिटी और एक्सरे के लिए ही अपन यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए, जबकि मैंने MRI वाले ऑप्शन को टिक किया है, उसको सही बताया है। देखो MRI जो होती है वो मानते हैं कि उसमें अपन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी MRI जो होती है वो रेडियोलॉजी का ही पार्ट होती है। इसकी जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, प्रॉपर होती है, वो एक फिक्स गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, इसका भी लाइसेंस अपन या फिर रजिस्ट्रेशन अपन इलोरा के थ्रू AERB से लेते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 3 ऑप्शन हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है, सिटी और एक्सरे अलग से नहीं होते, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए अपने पास जिसमें MRI हो तो अपन MRI वाले को निशान लगाते हैं, MRI में आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होती है लेकिन फिर भी इसका इलोरा होता है, ठीक है, इसका लाइसेंस बनता है, इसका रजिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है।
और एक चीज और कि जब अपन सीटी स्कैन, ठीक है, और कैथ लैब में जो अपन सीआर मशीन लगाते हैं, जब अपन वो लगाते हैं तो उनका अपने को ऑपरेशनल लाइसेंस भी लेना जरूरी होता है, ठीक है। ये मशीन लगाने से उसका रजिस्ट्रेशन, उसका लाइसेंस लेने से कोई मतलब नहीं है कि जब तक आप उसकी परमिशन नहीं लोगे, ठीक है। कि मशीन लगा लेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, उसका रूम प्लानिंग भी सेट अपने पास, कैलिब्रेशन हो गया, मशीन का लाइसेंस भी आ गया, तब भी आप मशीन चला नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि उसके लिए उसका ऑपरेशनल लाइसेंस चाहिए होता है, वो उसके लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एईआरबी, कि एईआरबी के अनुसार प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर जो होता है शुड वो होना चाहिए, ठीक है। कि मान लो कि एक्सरे डिपार्टमेंट है, वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग में से एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तब एईआरबी के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। एईआरबी की गाइडलाइंस क्या कहती है? तो वो कहती है कि स्टॉप वर्किंग इमीडिएटली, नहीं, कि वो काम करना बंद नहीं कर सकती, ठीक है। कई लोग इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल काम करना बंद नहीं करवाते, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाता है। बी, रीअसाइन, शुड बी reassigned टू एरियाज विद मिनिमल एक्सपोजर, ठीक है। ये क्या हो जाता है? अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या करते हैं कि जब कोई फीमेल रेडियोग्राफर अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको अपन रीअसाइनमेंट कर लेते हैं वापस अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। कौन से रीजन्स में? जहां पे मिनिमल एक्सपोजर अपन यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे अपन इसको क्या कर सकते हैं? रीअसाइन कर सकते हैं, वहां पर इनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। एक आता है कंटिन्यू वर्किंग विद डबल बैजेज, ठीक है, डबल बैज लगा के उसको कर सकते हैं कि कितना रेडिएशन एक्सपोजर लग रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। फिर ओनली परफॉर्म, कि ये परफॉर्म कर सकती है, सिर्फ परफॉर्म कर सकती है, बाकी रीडिंग वगैरह नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसको रीअसाइन करते हैं टू एरिया विद मिनिमल एक्सपोजर, कि जहाँ पे मिनिमल एक्सपोजर होता है वहां पे अपन उसको रीअसाइन कर सकते हैं। अब ये जो एरिया होते हैं ये कौन से होते हैं? उसको अपन एमआरआई में लगा सकते हैं, ठीक है। उनको अपन क्या कर सकते हैं? एज ए असिस्टेंट इन किसमें? सोनोग्राफी में, यूएसजी डिपार्टमेंट में भी उनको भेज सकते हैं, ठीक है। ये इसमें होता है, ठीक है। तो ये अपना गलत आंसर होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि द टीएलडी बैज इज नॉट इंटेंडेड फॉर, कि टीएलडी बैज जो होता है वो किस चीज के लिए नहीं है या फिर किस चीज के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। उसमें अपन देखते हैं कि टीएलडी बैज होता क्या है। टीएलडी बैज होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर। अभी थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर जो होता है, टीएलडी बैज एक छोटा सा कार्ड होता है, ठीक है। कई बार एक्सरे करवाने जाते होंगे तो रेडियोग्राफर यहाँ पे एक छोटा सा टैग लेके घूमते हैं, छोटा सा, ठीक, जिसके ऊपर उनका नाम और एक आईडी लिखी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? टीएलडी बैच बोलते हैं। टीएलडी बैच जो होता है ये रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। क्या होता है? पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस। अगर इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करता है और मान लो बाई चांस वो सिटी के सामने जाके बैठ जाए तो एक्सपोजर डोज अपना बढ़ता है, ठीक है, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि टीएलडी बैच जो होता है वो किस चीज के लिए इंटेंडेड नहीं है। पहला, मॉनिटरिंग द रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय स्टाफ, कि इसके लिए तो ये बना ही है कि रेडिएशन डोज को क्या करता है? रिसीव करता है किसके द्वारा? स्टाफ के द्वारा। दूसरा है डिटरमिनिंग डीप एंड स्वेलो ऑक्यूपेशनल डोज, कि ये डीप और स्वेलो की छोटी से छोटी जो ऑक्यूपेशनल डोज होती है और ज्यादा ऑक्यूपेशनल डोज होती है उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीजरिंग रेडिएशन डोज गिवन टू पेशेंट, ठीक है, इसके लिए ये नहीं बना होता, सॉरी, इसके लिए ये नहीं बना होता। किसके लिए नहीं बना होता है? ये पेशेंट्स के लिए नहीं बना होता, ठीक है। किसके लिए नहीं बना होता? ये पेशेंट्स के लिए नहीं बना होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है, मीजरिंग रेडिएशन डोज गिवन टू पेशेंट। ये ऐसे नहीं होता है कि मान लो कि पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो उसके लगा दिया कि भाई तेरे कितना रेडिएशन लगा, ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज नहीं कर सकते। मीटिंग एईआरबी रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर सेफ्टी, कि ये जो टीएलडी बैच होता है ये एईआरबी की जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करता है, किसके लिए? वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि 3 ऑप्शन जो है वो अपने काम के हैं, और कि टीएलडी बैच किस चीज में काम नहीं आता? वो काम किस लिए नहीं आता? कि पेशेंट्स के पर्पज के अनुसार वो काम नहीं आता, पेशेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर पेशेंट्स के लिए वो काम में नहीं ले सकते, ठीक है। किसके लिए ले सकते हैं? एक ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए जो कि रेडिएशन फील्ड में काम कर रहा है या फिर रेडिएशन जोन में काम कर रहा है। अब ये जो टीएलडी बैच होता है ये ऐसे भी नहीं कि रेडिएशन फील्ड में 4 लोग काम कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का यूज कर रहे हैं या फिर मेरा और कोई पहन के घूम रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। अगर उस पर मेरा नाम लिखा है तो वो मैं यूज करूंगा, अगर आपका नाम लिखा है तो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एईआरबी।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड फ्री जो एप्रन्स होते हैं, ठीक है, लेड फ्री एप्रन्स आर मोर कॉमनली यूज्ड टुडे बिकॉज दे, ठीक है, कि अरे हाँ, लेड फ्री एप्रन्स भी होते हैं जो कि रेडिएशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, कि बहुत मतलब कि इतने वाइडली यूज नहीं हो रहे ये, लेकिन आते हैं, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली अपन टुडेज में यूज क्यों करते हैं, नाउ डेज में उसको यूज क्यों करते हैं, मतलब ऐसा तो उनमें क्या है कि जो उनको अपन यूज कर सकते हैं किसके अल्टरनेटिव में, लेड एप्रेंस के अल्टरनेटिव में, ठीक है, कि लेड एप्रेन को यूज नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, लेड फ्री एप्रेंस यूज करेंगे, ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो पहला तो लेड एप्रेन, सॉरी, लेड फ्री एप्रेन होते क्या है, लेड फ्री एप्रेन जो होते हैं वो बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी और टंगस्टन जैसे मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है, कि इनसे क्यों बने होते हैं कि ये जो मटेरियल्स होते हैं थोड़े डेंस होते हैं जो कि रेडिएशन के एक्सपोजर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल्स, ठीक है, ये होते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, क्यों इनको यूज इसलिए करते हैं कि जो लेड जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, उसका डिस्पोजेबल नहीं होता, या फिर उसको अपन क्या कर नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, कि वो क्या हो जाता है कि जब कट फट जाएगा, जब डिग्रेड होने लगेगा, उसके बाद उसको डिस्पोज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है और उसका रीयूज होना भी बहुत मुश्किल होता है, दूसरा कि वो थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है, इतना समझ में आया, इसलिए अपन उसको यूज नहीं करते हैं। अब इसको यूज क्यों करते हैं कि लेड फ्री जो एप्रेंस होते हैं क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, और काफी हद तक जो मेटल्स होते हैं ये इनको अपन यूज कर सकते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या करते हैं, ये ज्यादा रेडिएशन को रोक लेंगे और लेड एप्रेन कम रेडिएशन को रोकता होगा, नहीं, वो क्या होता है, वो इक्विवेलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर अपन लेड फ्री एप्रेन यूज कर रहे हैं तो रेडियोग्राफी में अपन जनरली 0.5 mm ऑफ लेड थिकनेस के एप्रेन्स अपन प्रीफर करते हैं, ठीक है, अगर अपन लेड फ्री एप्रेन यूज कर रहे हैं तो उनका जो डेंसिटी होगी या फिर उनका जो रेडिएशन का एक्सपोजर रोकने की जो क्षमता होगी वो इसके क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट अपन यूज करते हैं, उसमें वजन कम होगा और ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ होते हैं, इनका अपन रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कि लेड एप्रेन जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप ऑप्शन होते हैं, वाइडली अवेलेबल होते हैं, जबकि ये क्या होती है, महंगी मेटल्स होती है, इसलिए लेड फ्री एप्रेन्स महंगे होते हैं और ये कम देखने को मिलते हैं, बहुत से लोगों ने तो कभी देखे ही नहीं होंगे, ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि लेड फ्री एप्रेंस जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं नाउ डेज या फिर टुडे की जनरेशन में, क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं, प्रोवाइड्स सुपीरियर रेडिएशन शील्डिंग, ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि मैंने बताया कि इक्विवेलेंसी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, कि अगर 0.5 mm लेड एप्रेन जितनी रेडिएशन रोक रहा है इन मेटल्स का यूज करके अपन उसको वैसा एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये ज्यादा रेडिएशन रोक लेगा ये कम रोक रहा है, रेडिएशन के रोकने के मामले में दोनों को इक्विवेलेंट अपन देते हैं। नेक्स्ट है कि आर हैवियर देन ट्रेडिशनल एप्रेंस, कि ट्रेडिशनल जो एप्रेंस होते हैं लेड एप्रेंस उनसे क्या होते हैं, हैवी होते हैं, ये भी गलत आंसर है, ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, हल्के होते हैं, वजन में कम होते हैं, क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिनको लॉन्ग टाइम के लिए अपन होल्ड कर सकते हैं। एक ऑप्शन और लेते हैं कि एक ऑप्शन लेते हैं कि जो लेड होता है वो बहुत हार्ड होता है, कि लेड अपन पहनने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे हिल डुलना थोड़ा कम हो जाता है वजन के कारण भी, और जब अपन शील्डिंग वगैरह यूज करते हैं थायराइड तो ऐसे वो उसको फ्लेक्सिबल नहीं होते कुल मिला के वो, ठीक है, इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, जबकि ये जो होते हैं लेड फ्री एप्रेंस ये थोड़े से क्लोथिंग टाइप में होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आर लाइटर एंड एनवायरमेंटल सेफर, कि इसका राइट आंसर कौन सा जाता है, अपना सी ऑप्शन हो जाता है, कि ये हल्के होते हैं और एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं, एनवायरमेंट के लिए सेफ क्यों होते हैं, इनका ये अपन रीयूज कर सकते हैं, जबकि लेड जो होता है वो कट फट जाता है, डिग्रेड होने लगता है, टॉक्सिक होने लगता है, उसको डिस्पोज करना भी मुश्किल होता है, रीयूज करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, एक होता है कि हैव हायर लेड इक्विवेलेंसी, ये भी इसका गलत आंसर है, ये लेड इक्विवेलेंसी हायर होते हैं, नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अपन डेंसिटी कम ज्यादा करके उनको मैनेज कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, लेड फ्री एप्रेंस का सवाल। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है द इंटरनेशनल बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बीएसएस, बीएसएस को कौन सा इंटरनेशनल जो है, ठीक है, या फिर
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन पब्लिश करता है, ये बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो कौन बनाता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, अब ये सुनो, ये आपने पढ़ा होगा कि जब चेस्ट का स्टैंडिंग में एक्सरे करते हैं जो एसएसडी होता है वो 180 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए या फिर 150 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, ठीक है। कि किस ऑर्गन में अपन ग्रिड यूज करेंगे, लेड एप्रिन कितनी मोटी थिकनेस का होना चाहिए, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा लेड एप्रिन अपन यूज करते हैं, थायराइड शील्ड कितनी होनी चाहिए, गोगल्स कितने होने चाहिए, या फिर रेडिएशन में कि कितनी शील्डिंग अपन दीवारों पे करते हैं, कितनी फ्लोर पे, कितनी ऐसे अपन यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ये बनाता कौन है पहले, कि आईसीआरयू, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन यूनिट्स, ये नहीं बनाता, ठीक है। ये आईसीआरपी का ही ये क्या है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, और ये क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। ये यूनिट्स डिसाइड करते हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर की मात्रा उसको किस यूनिट में देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होता है, ये इंडिया लेवल का क्या होता है, आईसीआरपी होता है। फिर आता है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राइट आंसर हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, डीएसएस बनाता है, बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाता है। उनको कौन अडॉप्ट करता है, उनको अडॉप्ट करता है आईसीआरपी अडॉप्ट करता है, ठीक है। आईसीआरपी इनको क्या करता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर एक स्पेशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आईसीआरपी से कौन अडॉप्ट करता है इनको, एईआरबी, या फिर अलग अलग कंट्रीज की जो सेफ्टी रेगुलेशन एजेंसीज होती हैं उनको अडॉप्ट करती है, और अपने जो रेडिएशन फील्ड या फिर अपना जो कंट्री होता है जहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडिएशन यूज हो रही है या फिर जो मेडिसिन में जो रेडिएशन यूज हो रही थी वहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आईएईए हो जाता है। एक होता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल नहीं होता इसमें, ठीक है। अभी ये आईसीआरयू एईआरबी कब बना था, आईएईए कब बना था, ये पिछली क्लास में मैंने समझा रखा है अच्छे से, एईआरबी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। आज की क्लास के लिए काफी है इतना, नेक्स्ट क्लास में अपन और भी बातें करेंगे सीआरई के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अच्छे से सपोर्ट करना, धन्यवाद।